नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम जापान के अब तक के लॉन्ग लास्टिंग प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमने कल ही आबे इकोनॉमिक्स पे बात किया था, यानी शिंजो आबे के द्वारा जो एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसीज थी जापान में जो इंप्लीमेंट की गई थी उनके टाइम पे, हमने उसके बारे में विस्तार में कल के वीडियो में चर्चा की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो एज वेल, सो दैट यू वुड बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। तो आप इस चैनल पे आबे इकोनॉमिक्स सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगा। वेल, सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट शिंजो आबे एंड हिज इनोवेटिव लेगेसी। उन्होंने क्या क्या अपने टर्म में मेजर डिसीजंस लिए थे, कुछ सफल हुए कुछ असफल हुए। सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन फॉर यू इज व्हाट आई डेफिनेटली बिलीव इन। तो शुरू करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि पिछले सप्ताह में शिंजो आबे ने अपना प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन 28 अगस्त को अनाउंस किया था, विच वॉज ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। इन्हें कोलाइटिस करके क्रॉनिक नॉन क्यूरेबल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, तो इसके चलते इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। इनका टर्म अगले साल यानी सितंबर 2021 में खत्म होने वाला था। एंड इनफैक्ट ये टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स देख के ही जाते, बट उन्हें ये पेंडेमिक के दौरान ही जाना पड़ा। कोई जानता है कि आने वाले समर ओलंपिक्स जो टोक्यो में होने वाले हैं वो कब होंगे, यानी वो कौन से पीरियड में होंगे, कौन से महीने में होंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। तो शिंजो आबे अपने सक्सेसर को एक तरीके से ये सारी चीजें विरासत में दे जा रहे हैं। एन इकोनॉमी बैटर्ड बाय कोविड 19, यानी कोविड के वजह से जो जापानीज इकोनॉमी को इकोनॉमिक डैमेज हुआ है, जो कि जापान अभी भी इससे जूझ रही है। फिर अ श्रिंकिंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन वहां पे कम हो रही है, वहां के लोग बूढ़े होए जा रहे हैं। द ग्रोइंग असर्टिवनेस ऑफ चाइना, मतलब चाइना का पॉलिटिकली एशियन कंट्रीज पे दबाव पड़ना, जिसमें जापान भी आता है। और आखिरी है अनप्रेडिक्टेबल एलाई इन अमेरिका, मतलब जो अभी अमेरिका में नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें कौन जीत के आएगा, बाइडन या ट्रंप, इज समथिंग विच इज अनसर्टन एंड इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट फॉर जापान इफ वी सी फ्रॉम द जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव। अगर हम उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो शिंजो आबे ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज ऑलवेज एस्पायर्ड टू मेक फिल्म्स। लेकिन उनके मैटरनल ग्रैंडफादर यानी उनकी माँ योको किशी के पिताजी नोबुसुके किशी, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनके खुद के पिताजी शिंतारो आबे, वो जापान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। अब ये 1982 से 1986 तक ऑफिस में थे। एंड इनके मैटरनल ग्रैंडफादर 1957 टू 1960 तक जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये फैमिली हिस्ट्री के कारण वो पॉलिटिक्स में आए एंड इवेंचुअली ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान इन 2013। अब 2006 में भी ये जापान के पीएम बने थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने एक साल के बाद रिजाइन कर दिया था, और उनका रेजिग्नेशन का कारण यही अल्सरेटिव कोलाइटिस निकल के आया था। सो व्हेन ही केम इनटू पावर इन 2013, he actually fueled the confidence in the Japanese people, बिकॉज 20 साल से जापान की ग्रोथ स्टैग्नेंट ही रही थी एंड ऊपर से डिफ्लेशनरी प्रेशर था। एंड ये 20 साल के पीरियड को जापान के लॉस्ट डेकेड्स भी कहा जाता है। अब जापान ने टोटल 16 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं 1989 से 2012 के बीच में, एंड इन लोगों का एवरेज टेन्योर करीब 538 डेज है। अब शिंजो आबे जापान के एक लौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिनका टेन्योर करीब 2800 दिनों तक खींच गया। अब इनमें वो काबिलियत कह लो या जापानीज लोगों पर इन्फ्लुएंस, दोनों सही तरीके से काम कर गया। तो जैसे ही शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले अपना पॉलिटिकल बेस स्ट्रांग किया। उन्होंने अपने कैबिनेट के लोग आधे से ज्यादा बढ़ा दिए। तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्हें आबे ने डायरेक्ट पावर दे रखी थी, सो दैट दे आर एबल टू अपॉइंट ब्यूरोक्रेट्स एंड दे वर एबल टू सेट अप द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अगर हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में समझे तो शिंजो आबे ने अपना छाप बाकी मुल्कों के लीडर्स पे बेशक अच्छा छोड़ दिया है। इसमें जापान का ही फायदा हुआ है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं एंड इंडस्ट्रीज जापान में प्रॉस्पर करने लगी है। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के स्थापित करने में, जिनमें इंडिया भी शामिल है, टुगेदर विद अदर 11 नेशंस, जिसमें टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स ट्रेड में कम करने का गोल था। इसमें आबे ने जापान के लिए टैरिफ्स हटा दिए एंड इंपोर्ट कोटास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ा दिए, ताकि उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कम इंपोर्ट करे एंड ज्यादा से ज्यादा बाहर चीजें एक्सपोर्ट की जाए। अब इस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में यूएस भी शामिल था, बट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूएस ने इस पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लिया। अच्छा, बाकी कौन से 10 मुल्क है जो इस पार्टनरशिप में शामिल है? क्या कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में? लिस्ट डाउन बिलो द सिग्नेटरीज ऑफ द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है। आबे ने जुलाई 2018 में यूरोपियन यूनियन से बहुत बड़ी इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, जिसे ईपीए भी कहा जाता है। सो दिस एसेंशियली क्रिएटेड एन ओपन ट्रेड जोन कवरिंग 600 मिलियन पीपल, यानी करीब 60 करोड़ लोगों के लिए ये ओपन ट्रेड जोन खोला गया था। शिंजो आबे चाइना के साथ भी अपने संबंध अच्छे किए। पहले जापान और चाइना लॉगरहेड्स माने जाते थे, यानी उनका ईस्ट चाइना में छोटे छोटे आइलैंड्स को लेकर डिसएग्रीमेंट्स होना या डिसएग्रीमेंट्स थे। वैसे अभी भी डिसएग्रीमेंट्स है, बट उस टाइम सिचुएशन दोनों के बीच में बहुत बुरी थी। इनफैक्ट जो जापानीज कंपनीज चाइना में थी, जैसे पैनासोनिक, इन कंपनीज की फैक्ट्रीज चाइना में वायलेंट प्रोटेस्ट के कारण से उन्हें बंद करनी पड़ी, दो ऑन अ टेम्पररी बेसिस, बट इन फैक्ट्रीज को चाइना में बंद करनी पड़ी। तो ये सब चीजें शिंजो आबे के आने से पहले हुई थी। तो इसे ठंडा करने के लिए आबे ने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से बात करने की कोशिश की, एंड वो इसमें कुछ हद तक सफल भी रहा। जैसे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बैनर के नाम पे उन्होंने बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को साथ में लाने की कोशिश की, विद द अल्टीमेट पर्पस टू एनकरेज पीस एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग दीज नेशंस। तो इनडायरेक्टली ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन एशियन वाटर्स को भी प्रमोट किया जा रहा था। बात समझे? बाय द वे, जापान और चाइना का एनुअल ट्रेड $300 बिलियन है आज की तारीख में, यानी 3 लाख करोड़ डॉलर्स का ट्रेड। जापान ने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ सिक्योरिटी टाइज बनाने की कोशिश की है। इनफैक्ट जापान एम्स टू पुट हिज own quality infrastructure projects by negotiating with other countries in response to huge China's Belt and Road Initiative। अब कौन कौन जानता है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में? इसमें से आप कोई भी मुझे 8 शहर जो इस बेल्ट में आते हैं वो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। अब शिंजो आबे ने उनके टेन्योर में कोई भी आर्मी या मिलिट्री रिलेटेड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं किया। आप जैसे कि जानते होंगे कि जापान की खुद की आर्मी नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस और जापान की डील हुई थी, जहां पे ये ऐसा एग्रीमेंट किया गया था कि जापान अपनी खुद की आर्मी बना नहीं सकता। तो इसमें उन्होंने ऐसे कुछ तो मेजर बदलाव नहीं किए। इनफैक्ट उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को ताकतवर बनाया है। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी लॉज में माइनर चेंजेस किए हैं इन ऑर्डर टू मेक इट पॉसिबल फॉर जापान्स सेल्फ डिफेंस फोर्सेस टू डिप्लॉय अब्रॉड। समझे? शिंजो आबे ने कुरोदा हारुहिको को बैंक ऑफ जापान की जिम्मेदारी सौंप दी। इस दौरान ही आबेनॉमिक्स ये टर्म बहुत ज्यादा उठ के आया था। So Abenomics was supposed to banish deflation and spur growth through lavish spending, through radical monetary policy, and through major changes in the structural reforms. And they did all of these like anything. अब इसके चलते कम से कम वो डिफ्लेशनरी प्रेशर तो हट गया, यानी इन्फ्लेशन पॉजिटिव में आ रहा था। ये इन्फ्लेशन टारगेट अपने 2% लेवल की तरफ जा ही रहा था, पर 2020 में कोविड आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट वाज द लोएस्ट ड्यूरिंग शिंजो आबेस टेन्योर, और जो कॉर्पोरेट टैक्सेस कम किए गए थे और इसके साथ येन की जो कमजोरी थी, फर्म्स के प्रॉफिट्स बढ़ने लगे। निक्की स्टॉक इंडेक्स एक्चुअली रीटेन्ड लेवल्स व्हिच वाज लास्ट सीन इन द अर्ली 1990s। तो मोटा मोटा जापान की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, ग्रोथ बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन जो टारगेट सेट किया गया था वो शायद ओवर ऑप्टिमिस्टिक निकल के आया है। अगर हम बाकी के इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की बात करें तो शिंजो आबे ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत मेजर चेंज लाया था। सो जापान्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाज इनफेमस एंड इट डिड नॉट हैड अ गुड इमेज व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसमें इन्होंने नए नए फेवरेबल लॉज लाए, यानी कंपनी लॉ रिफॉर्म्स, स्टेवर्डशिप कोड, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के प्रति क्रिस्टल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, एंड अलग से एक प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2015 में लाया गया। इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के डायनेमिक्स ही चेंज कर दिए, जैसे पेंशन फंड्स, यानी जो रिटायर्ड लोगों के पैसे होते हैं, इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट्स पहले सिर्फ जीरो रिस्क गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हुआ करता था, लेकिन आबे के आने के बाद ये फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स में भी होने लगी। इक्विटी मार्केट में ये पेंशन फंड्स का पैसा जाने लगा। अब आप एक बात समझ लो कि पेंशन फंड के जो मैनेजर्स होते हैं, जो इन फंड्स को मैनेज करते हैं, वो हमेशा रिस्क एवर्स रहते हैं,
क्योंकि अल्टीमेटली ये फंड्स तो पेंशनर्स को जाना ही है, सो दे कांट अफोर्ड टू लूज द कैपिटल, राइट? नहीं तो फिर पेंशन कैसे देंगे उन लोगों को? तो इन पेंशन फंड्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इज नॉट कंसिडर्ड एज रिस्क एवर्स। जेपीएक्स 400 करके एक इंडेक्स बनाया गया जिसमें उन्हीं कंपनीज को ट्रैक किया जाता है, यानी वही कंपनीज ये इंडेक्स में रहेगी जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड्स मीट करती हो, जैसे उनके कंपनी के कैपिटल का सही मायने में यूज करना, यानी एफिशिएंटली यूज करना, कंपनी के गवर्नेंस को अच्छे से मैनेज करना वगैरह। ये सब ने एक कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स में बूस्ट किया एंड इट एक्चुअली हेल्प टू स्पर दी कॉर्पोरेट रिफॉर्म। बात समझे? तो आज की तारीख में जितनी भी बड़ी लिस्टेड फर्म्स है उनका एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो है, जो कि 2012 में 40% भी नहीं था। तो इसके वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को जापान एज एन इकोनॉमी बहुत अट्रैक्टिव लगने लगी। जैसे रिसेंटली वॉरेन बफे ने जापानीज कंपनीज में इन्वेस्ट किया। क्या आप जानते हो वॉरेन बफे का इन्वेस्टमेंट्स जापानीज कंपनीज में? आपको अगर पता है तो ये कमेंट सेक्शन में बताओ। शिंजो आबे ने जापान की एजिंग पॉपुलेशन की समस्या को भी एड्रेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। उन्होंने 2015 में आबेनॉमिक्स 2.0 अनाउंस किया, जिसमें उनका मेन पर्पस सोशल सिक्योरिटी एंड बर्थ रेट्स को बढ़ाने का था। इसके अलावा ही प्लेज टू स्पेंड 2 ट्रिलियन येन यानी 17.6 बिलियन डॉलर्स ऑन एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर, जिसमें 3 से 5 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल फ्री रहेगी एंड जो लो इनकम हाउस होल्ड्स है उनके बच्चे 2 साल की उम्र या उससे कम उनके लिए भी प्री स्कूलिंग फ्री रहेगी। एंड मोर ओवर ही एक्सपैंडेड द पेरेंटल लीव सर्विसेज। तो इसके चलते इनडायरेक्टली फीमेल पॉपुलेशन का वर्कफोर्स में आना थोड़ा बढ़ गया एंड यही आबे सरकार का इंटेंशन था। द सो कॉल्ड वुमेनोमिक्स प्लान एम टू रेज द फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम 68% टू 73% बाय 2020 और ये इसमें बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। आज 2020 में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 63% से 71% तक बढ़ गया है, विच इज हायर देन इवन इन अमेरिका। तो आप देख रहे हो ये जेंडर इक्वालिटी पे रिफॉर्म्स नहीं लाए गए थे, ये रिफॉर्म्स प्योरली इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैंड पॉइंट को लेके लाए गए थे। सो शिंजो आबे एसेंशियली शिफ्टेड द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ह्यूमन राइट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्होंने इमिग्रेंट्स भी अलाउ किए, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। शिंजो आबे के टाइम जापान में इमिग्रेंट्स की संख्या बहुत बढ़ी। ये देखो, ये एक अपवर्ड ट्रेंड ही दिखा रहा है एंड बाय द वे ये मिलियंस में है, करीब 1.5 मिलियन का मार्क अभी तक छू चुका है। और ये यहाँ पे फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये भी देखिए, ये भी अपवर्ड ट्रेंड ही दिखा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि शिंजो आबे जब सत्ता में थे तो सब सही चीजें हुई। ऑफ कोर्स देयर हैव बीन सम मिस्टेक्स, और शुड आई से ऑनेस्ट मिस्टेक्स, which is worth discussing and critics have absolutely done their job। अब जो सबसे बड़ा सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग इंजरी जापानीज इकोनॉमी को लगी है वो है कंजम्पशन टैक्स। आप ये समझ लो पहले कि प्री कोविड जापान वाज लार्जली फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, यानी बाहर की इकोनॉमीज के चेंजेस से इतना असर जापान की इंटरनल इकोनॉमी पे नहीं आता था। अब कंजम्पशन टैक्स तो उन्हीं की इकोनॉमी में लगाया गया है, जापानीज इकोनॉमी में, तो इसके वजह से इकोनॉमी को भारी चोट पहुंची है। ये कंजम्पशन टैक्स वहां के बूढ़ी जनता को सपोर्ट करने के लिए बढ़ाए गए थे। अब जापान में पहला कंजम्पशन टैक्स अप्रैल 1989 में इंट्रोड्यूस किया था, करीब 3% था उस समय। फिर ये 1997 में 5% कर दिया गया। उसके बाद 2014 में इसे 8% कर दिया एंड 2019 में ये 10% कर दिया था। तो इससे कंज्यूमर्स के सेंटिमेंट्स भी वीक होने लगे एंड अगेन फिर डिफ्लेशनरी प्रेशर तो बना ही रहता है, क्योंकि अगर लोग कंज्यूम नहीं करेंगे तो प्राइसेस कम होगी उन प्रोडक्ट्स की एंड फिर इकोनॉमी एक डिफ्लेशन जोन में जाता है जहां पे नेगेटिव प्राइसेस के डायनेमिक्स दिखने लगते हैं। समझे? इसके कारण शिंजो आबे के टेन्योर में जापान ने करीब ऑन एन एवरेज 1.1% तक की ग्रोथ हासिल की थी, जो कि उनके 2% की ग्रोथ के प्रॉमिस से कम ही है। एंड औरतों का लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स में रेट तो बढ़ा ही, उन्हें जॉब्स मिली, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, उनके प्रमोशंस हुए ही नहीं। सालों साल तक एक ही पोस्ट पे है वहां की औरतें, बिकॉज वहां कॉर्पोरेट कल्चर बहुत सेक्सिस्ट है। सो वुमेन आर नॉट एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर स्किल्स, मोस्ट आर इन डेड एंड जॉब्स। एवरेज वेज भी गिरने लगा इफ इन्फ्लेशन वॉज टेकन इन टू कंसिडरेशन। कंजम्पशन टैक्स के बढ़ने के बावजूद जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो कम हुआ ही नहीं, इनफैक्ट ये बढ़ गया एंड ये करीब 238% तक का मुकाम पर आ चुका है।
विच इज रियली ह्यूज। कोई भी कंट्री का इतना ज्यादा डेट नहीं है जितना जापान का है। एंड ऊपर से नेगेटिव यील्ड्स हैव एब्सोल्युटली टार्निश्ड द रूम फॉर डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स ड्यूरिंग बैड टाइम्स लाइक रिसेशन। यानी अगर रिसेशन चल रहा है एंड इंटरेस्ट रेट्स अगर पहले से ही नेगेटिव है तो और कितना नेगेटिव किया जाएगा। इफ द सेंट्रल बैंक गवर्नर इज ट्राइंग टू पंप इन द लिक्विडिटी तो इंटरेस्ट रेट्स को और कितना नीचे गिराएंगे, पहले से इतना नीचे। सो इसका बर्डन फ्यूचर जनरेशन पे आने वाला है, उन्हें ये पैसा चुकाना ही पड़ेगा, यानी टैक्सेस से ये डेट अल्टीमेटली चुकेगा। एज इट इज राइटली सेड दैट देयर आर नो फ्री लंचेस, द सेम थिंग अप्लाइज हियर। अब इनके जो नेक्स्ट सक्सेसर रहेंगे उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां निकल के आने वाली है। पहली तो कोविड इंड्यूस्ड इकोनॉमिक शॉक्स को कैसे मैनेज करें, वही सबसे बड़ी चुनौती है। जापान की जीडीपी ये साल सेकेंड क्वार्टर में करीब 7.8% से श्रिंक हो गई, यानी 7.8% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। एनपीएस एंड बैंक्रप्सीज तो अभी के लिए कम है, बट लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि कोविड के वजह से धंधा ठप हुआ पड़ा है। सी द अंडरलाइंग प्रॉब्लम इज जापान नीड्स प्रोडक्टिविटी रेवोल्यूशन। वहां पे लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। वहां पे कॉम्प्लेक्स टैक्स कोड्स एंड लेबर मार्केट रिफॉर्म्स स्टार्टअप्स और इनोवेशंस को बढ़ावा ही नहीं देते। द रिजिड डिवाइड बिटवीन सैलरीड एंड पार्ट टाइम वर्कर्स ऑल्सो मेक्स द लेबर मार्केट इनएफिशिएंट। ऊपर से गवर्नमेंट पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। इमेजिन जापान एंड ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी। वहां पे आज की तारीख में कोविड टेस्ट के रिजल्ट्स फैक्स मशीन्स की मदद से टैली किए जा रहे हैं। आप समझ रहे हो, ये इंटरनेट के टाइम में कहाँ फैक्स मशीन लेके बैठे हैं, बट this is true, this is happening there. So these inefficiencies and redundancies would be the major gap and loophole for the next successor of Shinzo Abe. अलग से चाइना की शैतानी चल रही है साउथ चाइना सी में एंड ईस्ट चाइना सी में। जापान के साउथ कोरिया के साथ रिश्ते ठीक नहीं रहे। Shinzo Abe wasn't able to improve his relations with Moon Jae-in, who is the president of South Korea. और जापान क्लाइमेट प्रोटेक्शन में भी पीछे ही रहा है अभी। जापान की जो न्यू पॉलिसी निकल के आई है जहां जापानीज गवर्नमेंट कोल प्लांट्स को फंड करेगी एंड आबे सरकार के द्वारा जो जापान में न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे वो रिसेंटली जब बंद कर दिए गए थे, तो इसके वजह से जापान क्लाइमेट प्रोटेक्शन के केस में पीछे पड़ गया है। बिकॉज अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स बंद पड़ जाएंगे तो जापान में कोल, ऑयल एंड लिक्विड नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी, तो इससे फिर एनवायरनमेंट को ही नुकसान पहुंचेगा। फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है, तो जापान का डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स पे ज्यादा है आज की तारीख में। अब अगला सक्सेसर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 14 सितंबर को अनाउंस करने वाली है। सुगो योशिहिदे जो कैबिनेट के चीफ सेक्रेटरी है, उनका नाम निकल के आ रहा है। अगर वो चुने जाते हैं तो वो अगले सितंबर 2021 तक रहेंगे, जो कि शिंजो आबे का टर्म था, एंड उसके बाद एक नया फ्रेश इलेक्शन हमें जापान में देखने मिलेगा। अब भले शिंजो आबे के द्वारा उनके अगले सक्सेसर को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बट साथ ही आबे ने उन्हें इन चुनौतियों से लड़ने के हथियार भी दे दिए हैं। गवर्नेंस की बात करें या यूनिटी इन दी एलडीपी की बात करें या ब्यूरोक्रेसी की बात करें, शिंजो आबे ने बेशक जापान के लिए एक फाउंडेशन तैयार किया है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होगी, बट हाउ द न्यू सक्सेसर ऑफ आबे वुड डील विद दीज वुड बी वर्थ ट्रैकिंग। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। If you liked this video, make sure you hit that like button, share this video with your friends, colleagues, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।